नेशनल कोऑर्डिनेटर वाइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी। आज मेरे हाथ में ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नोटिंग शीट है, जिसको ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर बोलते हैं। कैसे आपकी प्रोसीडिंग आगे बढ़ी, कहाँ कहाँ कैंची चलाई गई, अब इस संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। साथ में अफसरों की डिप्लोमेसी पे भी बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की घोषणा पत्र में ओआरओपी था। रिवाड़ी की रैली में प्रधानमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके थे। जाते जाते केंद्र सरकार, तत्कालीन केंद्र सरकार जो कांग्रेस की थी, उन्होंने भी ओआरओपी देने की आदेश जारी कर दिए थे। ये सब तो हो गया था। अब अफसरों ने क्या किया, उस समय जो अधिकारी वर्ग था, लॉबी जो काम कर रही थी, उनका अरुण जेटली जी जो रक्षा मंत्री वित्त मंत्री दोनों थे, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने कहा कि ओआरओपी तो हम ले ही लेंगे, घोषणा हो ही चुकी है, फुलफिल गवर्नमेंट को करनी है, पहले हम अपना बकाया ले लेते हैं रैंक पे का। रैंक पे का इनको पैसा पिछली सरकार ने दिया नहीं था, वो कोर्ट में इसको लिंगर ऑन कर रही थी। इनके प्रयास है, इनकी लॉबिंग से, अधिकारी वर्ग की लॉबिंग से इनको 1500 करोड़ रुपया मिल गया। जब 1500 करोड़ रुपया मिल गया, वो रिलीज हो गया, तब ये लोग ओआरओपी की मांग करने लगे। हम लोग भी 2013 में वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी के नाम से अलग संगठन खड़ा किया था, जो सिर्फ जेसीयू एनसीओआर की बात करता था। इसमें पदाधिकारी से लेकर मेंबर सभी इसी रैंक के होते थे। वार्ता हम लोग भी आंदोलन कर रहे थे, वार्ताओं में जा रहे थे। इनकी वार्ताओं में, इनकी जो वार्ता थी, उसमें ओआरओपी कम एनएफयू पे ज्यादा जोर दे रहे थे। उनको मालूम था कि वो ओआरओपी तो ले लेंगे, एनएफयू की भी बात भी कर ले। गवर्नमेंट इनको डिप्लोमेसी को समझ गई थी। हम लोग प्रयास कर रहे थे, लगे हुए थे कि हमें ओआरओपी की जो क्राइटेरिया वो हम लोग फुलफिल करें, हम लोग फुलफिल करते हैं और हमें दे दिया जाए। 2 अगस्त 2015 को हमने बहुत बड़ी रैली भी की थी जंतर मंतर पे, जिसका प्रभाव गवर्नमेंट पे अच्छा पड़ा था। मेमोरेंडम भी दिया था, प्रेजेंटेशन में भी गए थे, वार्ताओं में भी गए थे। तो ये सब प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच गवर्नमेंट ने कहा कि भाई पहले मैं जेसीयू एनसीओआर को दे देता हूँ, अगले बजट में अफसरों को देंगे। ये बात हो गई थी। इनको वार्ता के लिए बुलाया गया था। उस वार्ता से मुझे कर्नल कौल ने फोन किया, जो जनरल सतबीर के उस समय स्पोक पर्सन थे, कि ये हमें बांटना चाहती है। भाई वीर बहादुर सिंह ये बांटना चाहती है, हमें आप लोगों को पहले देना चाहती है, हमें बाद में देना। मैंने कहा नहीं, सही कह रही है गवर्नमेंट, पहले उनको जो मिलता है पहले ले लेने दो, बाद में आपको अलग अलग अगले बजट में मिल जाएगा, जैसे सरकार की मंशा थी। लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम तो आंदोलन करेंगे, हम धरने पे बैठेंगे, आप आ जाओ। मैंने, हमें क्या जरूरत है, हमें दे, हम ले लेंगे। तो उस समय ऑर्डर कोई इशू नहीं हो पाया और ये धरने पे बैठ गए। जब ये धरने पे बैठ गए तो मजबूरी में हम लोगों को भी इनके बगल में धरने पे बैठना पड़ा। इनका मैनेजमेंट जो था, या कहिए कि जेसीयू एनसीओआर को गुमराह करने की क्षमता ज्यादा थी, ये उसमें सफल रहे। अपने में भीड़ कंपैरेटिवली ज्यादा जुटा पाए और एक स्टेक होल्डर, मुख्य स्टेक होल्डर बन के उभरे। जो स्टार्टिंग में चिट्ठी गई थी, हमारे आंदोलनों की वजह से, वार्ता की वजह से, रिक्वायरमेंट की वजह से, गवर्नमेंट भी समझती है कि ओआरओपी जो है इनके लिए है, क्योंकि सारा प्रेजेंटेशन ही सिपाही के कंधे पे बंदूक रख के चलाया गया था। बहुत बढ़िया प्रपोजल भेजा था। आप एक बार देख लें उस प्रपोजल में क्या था, मैं पढ़ देता हूं। टेकिंग मेंशन मैक्सिमम पेंशन ड्राइंग द ईयर 2013 फॉर ईच रैंक एंड ग्रुप इन केस ऑफ पीबीओआर। मतलब जो ओआरओपी फिक्सेशन होगा, वो मैक्सिमम पेंशन 2013 में जो गए हैं उनके आधार पर। आगे कहता है तो मैक्सिमम पेंशन शैल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द पेंशन ड्रॉन इन द रैंक एंड ग्रुप अक्रॉस 3 सर्विसेज। मतलब तीनों सर्विसेज में जो मैक्सिमम पे गए हैं पीवीआर, वही पेंशन इनको दिया जाएगा जो पीछे वाले हैं। आगे इन्होंने रैंक वेटेज भी जोड़ा है, अब देख लें रैंक वेटेज भी जोड़ा। मतलब रैंक वेटेज के साथ मैक्सिमम पे जो गया है वो पेंशन पीवीआर को मिलेगा। ये बहुत बढ़िया प्रपोजल था, बहुत बेस्ट प्रपोजल था, सेटिस्फैक्टरी था, न्यायपूर्ण था। लेकिन जब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में गया तो फाइनेंस ने इसको रिटर्न कर दिया। ये देखिए जो उनकी कमेंट्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, वो भी इसमें दिया हुआ है, मैंने सर्कुलेट भी किया है। उन्होंने कहा इससे तो बजट बहुत बढ़ जाएगा, काफ़ी पैसे लग जाएंगे, ये फिजिबल नहीं है, आप फ्रेश प्रपोजल भेजिए। इस प्रपोजल में एक और कोर्ट का ऑर्डर का हवाला दिया गया था, दो कोर्टों के, एसपीएस बैंक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट का हवाला था। उसमें यह कहा गया था कि जो प्रिंसिपल
सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया है, उसको भी समाहित करते हुए हमने ये प्रपोजल भेजा था। मतलब ये प्रपोजल अगर मान लिया जाता तो 2014 में भी हमारी पेंशन बढ़ती, जो मिली उससे ज़्यादा मिलती, मल्टीप्लाई 2.57 से 7 में होता तो भी बढ़ती और बाद में भी बढ़ता, मतलब हमें इससे न्याय मिलता। लेकिन ये बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई आप स्टेक होल्डरों से बात करिए, इसको जल्दी फाइनलाइज करिए, क्योंकि हम 15 अगस्त 2015 को इसको लाल किला से घोषणा करना चाहते हैं। ये नोटिंग का हिस्सा है, आप देख लें। प्रधानमंत्री जी के दबाव के बाद जो वार्ता स्टार्ट हुई, निगोशिएशन हुआ, मैं भी निगोशिएशन में गया था, मैंने अपनी बात रखी, जोरदारी से रखी, ढंग से रखी। लेकिन सब आपको मालूम है कि उस समय आंदोलन के जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, हमारा तो जेसी वर्ग अलग टेंट लगा हुआ, तो वहाँ भीड़ कम थी। अधिकारी वर्ग के पीछे सारे जेसी अंशुआ लगे हुए थे, जनरल सतबीर के पीछे पड़े हुए थे। तो मुख्य स्टेक होल्डर वही था, वो था जनरल कल्याण था। इनकी बात सुनी जाती थी, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम था कि इनके पीछे भीड़ है, उस बात को सुनी जाती है। तो इन्होंने पहला क्या क्या कट किया वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले कैंची चलाई कि मिनिमम और मैक्सिमम के बजाय एवरेज कराया। भाई उनका अफसरों का तो पहले से एवरेज होता था, पहले ही प्रक्रिया थी, हमारी तो मैक्सिमम थी। मैक्सिमम पे विथ रैंक वेटेज होती थी फिक्सेशन, वो कट कराया, रैंक वेटेज को उड़वाया। दूसरा जो उड़वाया उन्होंने, वो ये उड़वाया कि जो भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन है, कोर्ट ऑर्डर से है, डायरेक्ट एंट्री है, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिला हुआ है, उनका आंकड़ा जो है उसको काउंट नहीं किया जाएगा फॉर फिक्सेशन एवरेज, मतलब उसको मैक्सिमम में काउंट नहीं किया जाएगा। वहाँ भी कैची हमारे पे ही चलेगी, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री हौलदार है या डायरेक्ट एंट्री जेसीओ है, वो अगर ऊपर गया जाएगा, उसको आप लोगे, उसको आप शामिल करोगे, तो नेचुरली हमारी पेंशन बढ़ी जाएगी। तो एक वहाँ कट की कैंची लगाई गई बजट कम करने के लिए। दूसरा कहा गया कि लाइव डाटा लिया जाएगा, और लाइव डाटा नहीं लिया, लाइव डाटा अगर नहीं मिलता है तो जो पीछे वाला पेंशन है वही आगे वाले को दिया जाए। इसका मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ कि जो मान लो कोई 17 साल का हवलदार है, कोई 15 साल का हवलदार है, 15 साल वाला लाइव डाटा है, 17 साल वाला नहीं है, तो 15 साल वाला भी डाटा जो है वो 17 साल वाले को दी जाएगा। या मान लो उसमें किसी का नहीं है, 15 से 17 के बीच नहीं है, और 17 पे कोई नायक गया है, तो नायक का जो है उससे कम नहीं होगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसमें ये नहीं कहा कि कोई 15 का डाटा है, कोई 20 में गया है, तो ईयरली 3% इंक्रीमेंट लगा के 17 पे फिक्सेशन हो। यहाँ भी कैंची चलाई गई। हाँ, एक जगह जरूर है कि अगर मैक्सिमम से लेके आओगे नीचे तो 3% के हिसाब से कम हो जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाओगे तो 3% नहीं देंगे। ये भी कैंची हमारे अधिकार पे किया गया बजट कम करने के लिए। एमएससीपी को सब्सटेंटिव रैंक में नहीं गिना। क्या हुआ है कि the personnel retiring with higher grade pay due to financial upgradation shall be considered with higher rank for determining revised pension। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सिपाही है लेकिन उसको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एमएससीपी हवलदार का मिल रहा है, तो उसकी जो पेंशन है हवलदार में काउंट होगी, मतलब उसके जो आंकड़े हैं हवलदार के पेंशन निर्धारित में दिया जाएगा, कम हो या ज्यादा। तो ये सब करके हमारे फाइनेंशियल राइट्स को, या हमारे जो लीजिटिमेट फाइनेंशियल राइट थे उसको कम किया गया, हमें सप्रेस्ड किया गया, हमारे अधिकारों में कटौती की गई किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए। अब मैं आता हूँ आरओपी 2 के रिवीजन के समय। इसमें एक चीज और देख लूँ, एक चीज और बता दूं कि ये है लाइव डाटा। ये लाइव डाटा है, आप देख सकते हैं। इस लाइव डाटा का कैलकुलेशन जब हम लोगों ने किया तो कई रैंकों का हमने पाया कि मिनिमम मैक्सिमम के एवरेज निकालने में भी गलती किया। ये भी एक एनोमली है। जब आरओपी 2 के लिए प्रपोजल शुरू हुआ, काम शुरू हुआ, तो मुझे ये लेटर मिला ड्राफ्ट गवर्नमेंट इनकी नोटिंग शीट में। गवर्नमेंट जानती थी कि जो आरओपी के रिटायरी हैं और उसके बाद जो रिटायरी हैं उनके पेंशन में अंतर है। 7 पे के बाद भी आए हैं, पहले गए, दोनों के पेंशन में अंतर है।
तो उन्होंने एक कमेटी गठित किया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ कमेटी एज सजेस्टेड एजेंडा, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दिया। उसमें लिखा था कि सजेस्ट द मेथोलॉजी फॉर नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी एंड मॉडलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेंशन रिवीजन बाय नोशनल पे फिक्सेशन। मतलब जब नोशनल पे फिक्सेशन होता है 7P के फर्स्ट फार्मूला के अनुसार, उसके बाद एक मेथोलॉजी, एक फार्मूला निकाला जाएगा, एक मेथड निकाला जाएगा रिवीजन का कि कैसे ओआरओपी रिवाइज हो। इनको मालूम था कि कम ज़्यादा है। उसमें आगे भी लिखा है कि टू अंडरटेक डिटेल एक्सरसाइज ऑन एनोमली, to undertake the detailed exercise on anomaly of pension between OROP beneficiary and fresh retiree, ये भी टर्म्स कंडीशन में था। suggest the year of which data to be taken and details of data to be taken for calculation of next revision of pension under OROP. Any other point that committee may like to consider with reference to revision of pension of OROP. मतलब व्यापक अधिकार दिए कि आप सजेस्ट करिए कि कैसे दोबारा फार्मूला बने OROP, ओआरओपी का फॉर्मूला कैसे बने, एनोमली को कैसे एड्रेस किया जाए, या कोई और सजेशन हो। इसी बीच आप इसमें सेना के तीनों सेनाओं के एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया। उन्होंने पीसीडीए प्रयागराज का भी विजिट किया, पूरा आंकड़ा उनके साथ शेयर किया गया। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या पीबीओआर के अंदर कोई टाइम स्केल प्रमोशन है, आदि आदि सारी चीज़ें मांगी गई। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि जो पिछला प्रोटेक्शन है, पिछला जो एक ज़्यादा ले रहा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। बाकी कोई सुझाव मुझे लिखित में मिला नहीं। ये डीजीएल का हिस्सा नहीं है, ये उनके मिनट्स में नहीं लगे होंगे, कहीं भी नोटिंग शीट में नहीं। शायद वो खुश थे कि वो अफसर का तो बढ़ ही रहा है और जिसकी वजह उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। ये काम चल ही रहा था कमेटी का। तो आपको मालूम था कि एमएसपी के ओआरओपी की एनोमली के ऊपर जनरल सर्विस सुप्रीम कोर्ट में थे। सुप्रीम कोर्ट का केस भी हियरिंग में आ गया था और वो भी फाइनल बात चल रही थी। सरकार या जो अधिकारी इस पे काम कर रहे थे, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना फार्मूला है उसी पे मुहर लगा दी। इट मीन्स कि जेसी और जवार के इंटरेस्ट को कागज भेजने के बावजूद भी कोर्ट में रिकॉर्ड में नहीं लाया गया, जज के संज्ञान में नहीं लाया गया, और शायद उनको जल्दी थी कि ओआरओपी के जो फार्मूला फर्स्ट है उस पर मुहर लगा दिया। लग गई, उस गवर्नमेंट को भी आसान हो गया, ये कमेटी के लिए भी कोई क्या नाम है, कमेटी के लिए भी आसान हो गया, सबके लिए आसान हो गया कि भैया पिछला फार्मूला पे तो मुहर लगी गया है, अब दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, उसी पे दे दो। उधर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सदबीर चले गए, गवर्नमेंट दबाव में थी, जल्दीबाजी में टेबल इशू कर गई और जो एनोमली आंदोलन का शुरुआत हो गया। मेरी सरकार से मांग है कि जो चीजें आपने लैप्स किया है, जो आपकी इनिशियल प्रपोजल में है, उसको लागू करिए। जो हमारी लिजिटिमेट मांगे चली आ रही है थर्ड पे कमीशन से लेके अब तक, उसको एड्रेस करिए। समस्या का समाधान इसी में है। नहीं तो हम लोग 6 अगस्त 2023 को रामलीला ग्राउंड में लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।